शुभ संध्या। आज की जूम चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम दो विषयों पर बात करेंगे, जिनमें पहला है निरपेक्ष और दूसरा है पर्यावरण। यह कोटेशन संख्या 1030 से लेकर 1042 तक रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं निरपेक्ष। इसमें बात की गई है कि निरपेक्ष क्या होता है। देखिए, निरपेक्ष का मतलब होता है जैसे कि कहीं पे जब किसी बात पे बहस, तर्क, विवाद होता है तो आमतौर पर देखा जाता है कि उसमें दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष और दूसरा विपक्ष। एक वह समूह जो उसका समर्थन करता है, दूसरा समूह जो उसका विरोध करता है। इन्हीं के बीच में इनके अलावे एक तीसरा पक्ष भी होता है जो किसी के साथ है प्रतिबद्ध नहीं होता। वह न्याय का पक्ष लेता है, न वो पक्ष में रहता है न विपक्ष में रहता है, वह न्याय के साथ रहता है। उसे हम तटस्थ या निष्पक्ष कह सकते हैं। मतलब कोई व्यक्ति ऐसा है कि किसी विषय पर उसकी राय दोनों पक्ष से, मतलब वो सबसे अलग है, और वह जो दोनों की बातों को सुनता है और न्याय का पक्ष लेता है, उसे हम निष्पक्ष या तटस्थ कह सकते हैं। ऐसा व्यक्ति चर्चा में शामिल रहता है अतः हस्तक्षेप भी करता है, किंतु उसकी जो प्रतिबद्धता होती है वह न्याय के साथ होती है। इसीलिए वह किसी भी पक्ष के साथ जुड़ता नहीं है। यह तो हुई एक बात। एक दूसरी बात यह आती है कि यदि वह व्यक्ति उसी विषय पर जो चर्चा हो रही है वह चर्चा से ही दूर रहता है, वह चर्चा में भाग नहीं लेता, न उसमें हस्तक्षेप करता है, उसे उस चर्चा से कोई मतलब रहता, वह बिल्कुल चुप रहता है, तब उसे हम निर्लिप्त कह सकते हैं कि वह व्यक्ति निर्लिप्त है या निरपेक्ष है। कहने का मतलब यह है कि निरपेक्ष का मतलब है जो किसी भी चीज से उदासीन हो, कुछ भी हो उसे उसे मतलब न हो। उदाहरण के लिए धर्मनिरपेक्ष शब्द है। इसका मतलब होता है कि पूरी तरह से निरपेक्ष वह राज्य के भीतर रहने वाले, निवास करने वाले जितने भी धार्मिक समुदाय हैं उन सभी से वह निरपेक्ष रहता है। वह उनके मामले में पड़ता ही नहीं। इसी को हम निरपेक्षता कहते हैं। अब बात आती है कि पर्यावरण, जो हमारा दूसरा विषय है, पर्यावरण। पर्यावरण के बारे में आप सभी जानते हैं। पर्यावरण का महत्व हमारे जीवन में असीम है। पर्यावरण की शुद्धता, उसकी पवित्रता, वही हमारा अस्तित्व संभव है। देखा जाए तो प्राचीन काल में आबादी बहुत कम थी। उसमें भौतिकवादिता, औद्योगिकरण, मशीनीकरण, शहरीकरण जैसी सी समस्याएं ना के बराबर थी।
इसी का परिणाम था कि पहले का जो पर्यावरण था वह काफी साफ था, शुद्ध था। धीरे धीरे समाज बदला, लोगों में भौतिकवादिता बढ़ी, उपभोक्तावाद बढ़ा, औद्योगिकरण बढ़ा। उसके परिणाम स्वरूप हमारा पर्यावरण गंदा होता चला गया। औद्योगिक कल कारखानों से निकलने वाले धुआं, जिसमें रासायनिक विषाक्तता होती है, उससे दूषण फैला। इसके परिणाम स्वरूप हमारा जल, भूमि, वायु, जंगल, हर चीज दूषित हो गया। यह जो भौतिक विकास की दौड़ है, उपभोक्तावाद का जो तांडव है, इसने पूरी धरती को खोखला कर दिया है। आज आप कहीं भी जाइए, पहाड़ों पे जाइए, मैदान में आइए, रेगिस्तान में जाइए, समुद्र के पास जाइए, हर जगह पर्यावरण की समस्या विद्यमान है। कारण यह है कि हम इतने भौतिकवादी हो चुके हैं कि हमें पर्यावरण के प्रति जो अपना कर्तव्य था उसको हम भूल गए हैं। अब इसमें बात आती है कि हमारी संस्कृति में नैतिकता का समावेश था। हम पर्यावरण के प्रति श्रद्धा भाव रखते थे। हमारे यहाँ पेड़ लगाना अच्छा काम मानते थे। आज भी हम तुलसी में जल डालते हैं, पीपल में जल डालते हैं, सावित्री पूजा के दिन बरगद की पूजा करते हैं, आंवला के पेड़ की पूजा करते हैं। इसका कारण यही था कि प्रकृति के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारा दायित्व है, प्रेम है, उसको दिखाना या उसकी रक्षा करना। आपने ध्यान दिया होगा, जब भी हम आते हैं बनारस, और जब जब हम हमारी ट्रेन पुल से गुजरती है तो हम लोग सिक्का डालते हैं। वो वैसे तो हम उसे आस्था से जोड़ते हैं, लेकिन कहा जाता है कि तांबे का सिक्का अगर हम पानी में डालते हैं तो पानी शुद्ध रहता है। उसके पीछे का कारण यह है। जो फलदार वृक्ष रहते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। इसके अलावे और भी कई बातें हैं जो हमारी प्रकृति में शामिल हैं। नाग पंचमी को हम आगों की पूजा करते हैं। इसका मतलब है कि हम सांप को भी महत्व देते हैं। सांप का भी हमारे पर्यावरण में महत्व है। आपको पता होना चाहिए कि सांप पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। यज्ञ की हमारे यहाँ परंपरा थी। अभी वैज्ञानिक शोध हुआ कि जहाँ पे यज्ञ होता है वहाँ का जो वायुमंडल है वह पवित्र रहता है। धूप, घी, आम की लकड़ी, चंदन खिलाने से
पर्यावरण साफ होता है। यह परंपरा का रूप किया गया। लेकिन बात ये हुई जब हम अपनी जड़ों से कट गए, जब हम पाश्चात्य विचारधारा में शामिल हुए, हमें भी अंधी दौड़ में शामिल होना पड़ा। पहले हर घर में आंगन था, आंगन का अपना महत्व था। घर में कुआं था, आज हैंडपंप है, नल है। आज कुआं, बावड़ी, तालाब सबको भर कर भवन बन गए। इससे हमारा जल प्रदूषण है वो बढ़ा। आज हर गांव में पानी की समस्या है। क्यों? क्योंकि हमने जितने भी कुआं, तालाब, बावड़ी था सबको पाट दिया, और पाट कर रोड, भवन और पता नहीं क्या क्या बना दिया। उसी का परिणाम है आज प्रदूषण की समस्या है। एक बात और कहना चाहता हूं, एआई, आजकल चैट जीपीटी का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि इस चैट जीपीटी ने सोशल मीडिया ने, एआई ने पानी की समस्या को बहुत बढ़ा दिया है। यह जो सोशल मीडिया का हम इस्तेमाल करते हैं, एक इंटरव्यू में सैम अल्टमैन ने एक बयान दिया था। उसका कहना था कि अगर हम चैट जीपीटी पे एक प्रॉम्प्ट डालते हैं तो हम 3 चम्मच पानी का इस्तेमाल करते हैं। अब बताइए कि हम इतना इस्तेमाल कर रहे हैं एआई का, तो उसके लिए कितना पानी लगता होगा। अब आप पूछेंगे कि ये पानी क्यों लगता है। देखिए, जो सर्वर होता है उसको ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है। जो डेटा सेंटर बनते हैं उनमें जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो सर्वर हैं, उनको ठंडा रखने के लिए पानी इस्तेमाल होता है। इसीलिए पानी की खपत बहुत ज्यादा बढ़ती है। इसमें अगर हम आगे की बात हम करते हैं तो पर्यावरण सुरक्षा अब समाज का विषय नहीं है। यह पहुंच गया है एनजीओ के हाथ में। और ये एनजीओ पर्यावरण सुरक्षा के नाम पर जो हमारे रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उन पे सवाल खड़े करते हैं। अभी हाल ही में कुंभ हुआ तो एक संस्था है उसने कहा कि कुंभ से गंगा नदी गंदी हो गई। इनका उद्देश्य पर्यावरण को सुधर रखना नहीं है। इनका उद्देश्य है अपनी रोटियां सेकना। ग्रीन पीस, पेटा जैसी संस्थाएं, इनका एक ही उद्देश्य है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे धर्म है त्योहार है उस पर सवाल खड़े करना। एक बात अंत में मैं कहना चाहता हूं कि सारी दुनिया को ताप वृद्धि की चिंता है। ग्लोबल वार्मिंग फैल रहा है।
लेकिन यह ग्लोबल वार्मिंग क्यों फैल रहा है, उसके पीछे का कारण है कि मानव के स्वभाव में ताप वृद्धि हो रही है। अब मानव के स्वभाव में ताप वृद्धि का मतलब है, उसका मतलब है कि उसके अंदर उपभोक्तावाद, भोगवाद, भौतिकता, विलासिता जैसी चीजें इतनी अधिक मात्रा में हो चुकी हैं कि वह इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। पेड़, जंगल, धरती, पानी, वह सबकी कीमत पर वह विकास चाहता है, और इसी का परिणाम है कि ग्लोबल वार्मिंग। तो मेरा मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को हल करने से पहले अगर हम जो इंसानों में जो ताप वृद्धि है, अगर हम उसका उपाय करें, हम उसको कम करने का प्रयास करें, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये थी आज की चर्चा। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथी बताएं। नमो नमः। हरिओम। जी बताइए। हाँ, धन्यवाद। आज निरपेक्षता और पर्यावरण विचार किया जा रहा था। ये दोनों विषय में ही संसार के समस्त विषय आ जाते हैं, और इन्हीं दोनों विषयों में संसार के समस्त विषयों का समाधान है और संपूर्ण ज्ञान भी है। इस विषय पर जितना भी बोला जाए कम ही है। और एक मिनट। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है ना? हम इस विषय पर विचार तर्क वितर्क करते हैं, लेकिन जो वास्तव में जो तटस्थता होनी चाहिए वो अमूलतः नहीं होती है। कहीं न कहीं प्रतिबद्धता एक पक्ष के साथ जो है कि जो रहती है वह विमर्श को दूषित कर देता है। तो हमें तटस्थता का एक सर्वमान्य सिद्धांत विकसित करना चाहिए। हम तटस्थता का सर्वमान्य सिद्धांत क्या हो सकता है, जिसमें कोई भी विषय जो है कि अपने आप में संतुलित हो जाए, उसके सापेक्ष यदि हम जो है कि विमर्श करें तो ऐसे दो विषय हैं, दो तत्व हैं, दो बिंदु हैं जिनके सापेक्ष यदि हमारा दर्शन जा रहा है और उसके विरुद्ध है तो समझ लीजिए कहीं न कहीं जो है कि पक्षपातपूर्ण है। यदि उसके सापेक्ष है तो भले ही कहीं पक्ष दिखाई देता हुआ हो, लेकिन वह होता है तटस्थ। और कुछ लोग जो है कि तटस्थ तो होते हैं, लेकिन अपने आप को स्थापित करने के लिए थोड़ा संतुलनवादी जो है बनाते हैं कि नहीं जो है कि यह पक्ष यदि हम उस पक्ष को मजबूत है या पक्ष कमजोर है, इसलिए थोड़ा संतुलनवाद को लेकर के चल रहे हैं, तो हम तटस्थ हैं ऐसा लोग कह देते हैं, लेकिन उसको तटस्थता नहीं होती है। यदि स्वयं को स्थापित करने के लिए कहीं संतुलनवादी तटस्थता होती है तो तटस्थता न हो करके वो राजनीतिक फायदे की तरफ चली जाती है। ठीक है, हम थोड़ा संतुलनवादी हो सकते हैं, लेकिन जब हम संतुलनवादी हो तो उसके लाभ से निरपेक्ष हो जाना चाहिए।
जब लाभ से निरपेक्ष रहेंगे तो निश्चित ही जो है कि हम वास्तव में तटस्थ रहेंगे। आदि बिना संतुलनवाद के ही आप तटस्थ हैं तो भी ठीक है, तो गलत नहीं कहा जा सकता है। तटस्थता में दो प्रकार देखा जा सकता है, एक संतुलन वाली तटस्थता, एक अपने फायदे के लिए संतुलन वाली तटस्थता, एक जो है कि शुद्ध तटस्थता। इसमें जो है कि जो अपने को स्थापित करने वाली तटस्थता है वह जो है कि विकृत उत्पन्न करती है और अविश्वास का कारण उत्पन्न होती है। वस्तुतः यदि हमें पूर्ण विश्वास स्थापित करना है, शुद्ध तटस्थता को अपनाना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं तटस्थता के मुख्य बिंदु निर्धारित करने के लिए, उसके किस आधार पर तटस्थता हम बना सकते हैं। उसमें दो चीज है, अद्वैत दर्शन। अद्वैत दर्शन के सापेक्ष यदि चिंतन है तो निश्चित ही वो तटस्थता से युक्त रहेगा, क्योंकि अद्वैत दर्शन में जो है कि सभी दर्शनों का जो है कि अविरोध समाप्ति हो जाती है। अविरोध यानी कि एक ऐसा बिंदु आता है जहां पर उन दोनों दर्शनों में अविरोध की स्थिति आती है। भारतीय दर्शन में जो प्रमुख दर्शन है, 6 दर्शन है, न्याय वैशेषिक, सांख्य योग, कर्म और अद्वैत, ये 6 दर्शन है। और प्राय सभी दर्शनों को जो है कि अद्वैत से अविरोध बिंदु को स्थापित किया जाता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में बौद्ध दर्शन हुआ और ईसाई दर्शन हुआ या जैन दर्शन हुआ। तो हालांकि अद्वैत दर्शन से कहीं न कहीं विरोधाभास है, लेकिन दर्शन शास्त्रियों ने बौद्ध दर्शन का भी जो है कि अद्वैत दर्शन के अविरोध बिंदु खोजा है। उसी बिंदु से दोनों दर्शनों में अभेद की स्थिति स्थापित की जा सकती है। ऐसे ही जैन दर्शन में भी अविरोध का बिंदु है। इस्लाम से भी अविरोध के बिंदु हैं, लेकिन उसको कोई मानने को, इस्लामिकों को मानना होगा तो वह अविरोध स्थापित हो सकता है। उसी तरह ईसाइयत से भी अविरोध है, लेकिन उस बिंदु को मानना पड़ेगा जहां पर वह दो दर्शनों के बीच में एक अविरोध का बिंदु आता है। तो जो सभी दर्शनों से आपस में बहुत विरोध हो सकता है, लेकिन अद्वैत दर्शन से किसी भी दर्शन का विरोध को समाप्त करके अविरोध की बिंदु को शोध कर सकता है। इसलिए अद्वैत दर्शन जो है कि हम अद्वैत दर्शन के सापेक्ष यदि हम चल रहे हैं तो समझ लीजिए हम तटस्थ हैं। दूसरा, लोक कल्याण के सापेक्ष। लोक कल्याण के सापेक्ष जो चिंतन है, विमर्श है, वो अपने आप में पूर्णतः तटस्थ होता है। राष्ट्रीय स्तर पाते हैं तो राष्ट्र के सापेक्ष जो दर्शन होता है वो उसे भी तटस्थ कहा जा सकता है, क्योंकि हम कोई भी व्यक्ति राष्ट्र का नागरिक होता है, राष्ट्र से ही संबंधित होता है। तो राष्ट्र के सापेक्ष जो चिंतन है, विमर्श है, राष्ट्र के बल देने के लिए, तो भी जो है कि अपने आप में तटस्थ चिंतन किया जाता है। राष्ट्र से फायदा आए अपने पक्ष की तरफ की न लें तो वहां पर राष्ट्र का कैसे हित हो, ऐसा चिंतन हो। प्राचीन समय में आबादी बहुत कम थी, लोग अशिक्षित थे, अविकसित थे, गरीब थे, समाज में कई कुरीतियां थी, परंतु लोग पर्यावरण पर सजग थे। यह बातें ठीक है, कुछ सभ्य समाज जो है पर्यावरण के पर सजग था, पानी को गंदा करना अनैतिक माना जाता था। यहाँ पर बताया गया था कि जो है कि नदी में यदि स्नान करना है, तालाब में स्नान करना है, तो पहले जो है घर पर स्नान कर लीजिए या उसमें से पानी निकाल करके आप स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद तब जो है कि उसके अंदर प्रवेश करिए, माने एक बार पहले बाहर शुद्ध हो जाइए और शरीर शुद्ध होने के बाद तो उसमें प्रवेश करने का विधान जो है बताया गया था। बहुत से कुछ सनातन धर्म, हिंदू धर्म के ग्रंथों में इसका विधान मिलता है। तो पानी की शुचिता से जो है कि लगभग सभी चीज की शुचिता जो है संपादित होती है। पानी सभी गंदगियों को साफ करती है और पानी को साफ करने सभी गंदगियां साफ हो जाती हैं। और वृक्षारोपण का महत्व जो है कि लगभग माना गया है, शास्त्रों में जो है कि बताया भी गया है कि हरे वृक्षों को न काटा जाए। और बहुत से वृक्षों के का जो है कि उनका सूखे तत्वों को ग्रहण करके हवन सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें हवन सामग्री में हरी चीजों का जो है कि प्रयोग निषेध है,
प्राय उन्हीं चीजों का प्रयोग लिया जाता है जो जो सूखे चीज हैं। तो उसमें विभिन्न प्रकार के वृक्षों के अंगों को, अवयव को, बहुत से वृक्षों को जो है कि पूजा अर्चना का विधान है। उसमें से बट वृक्ष, पीपल वृक्ष, नीम वृक्ष, पाकड़ वृक्ष, आम्र वृक्ष, ऐसे वृक्षों का महत्व है। पलाश वृक्ष का भी कहीं कहीं जो है कि वर्णन आता है पूजा के लिए। तुलसी का तो घर घर में पूजा होती है। तो यह जो है कि बहुत से ऐसे वृक्षों की वजह से जो है कि संतुलन होता है। लेकिन पर्यावरण संतुलन जो है कि क्या वृक्ष लगाने से या पानी साफ करने से हो जाएगा, यह पहले विचार कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पर्यावरण संतुलन जो है वृक्ष लगाने से या पानी साफ करने से ही हो जाएगा, क्योंकि जो है कि उत्तरी ध्रुव में पानी बहुत साफ है तो क्या वहाँ पर्यावरण है? नहीं है। दक्षिणी ध्रुव में पानी बहुत साफ है तो क्या पर्यावरण है? नहीं। हिमालय की चोटियों में पानी बहुत साफ है तो क्या पर्यावरण है? नहीं। अमेजन के जंगलों में जो है कि बहुत बड़ा जंगल है तो इसके मतलब उससे पर्यावरण क्या था? तो कहने का मतलब है बहुत बड़े वन भी पर्यावरण के लिए घातक हैं। सन 2023 में जो है कि डेटा आया है कि 8.5 अरब टन कार्बन का उत्सर्जन हुआ है जंगलों में आग लगने से। बहुत बड़े जंगल होते हैं तो उसमें आग लग जाती है तो उसको आग समाप्त करना जो है कि कठिन होता है। यानी कि बहुत बड़े जंगल भी जो है कि पर्यावरण के विपरीत है। तो यहाँ पर जो एक पारिस्थितिकी तंत्र होती है, पारिस्थितिकी तंत्र के अनुसार जो व्यवस्था होती है तो वह जो है कि गरीबी, पर्यावरण, बेरोजगारी तीनों को समाप्त करती है। पारिस्थितिकी तंत्र में जो है कि यह होता है कि हमें अधिकतम जो उपभोग के मूल्य की जो प्रतिशत है वह हमें जो है कि वहीं से प्राप्त हो जाए, या अधिकतम सामग्री जो है कि हमें जो है कि पारिस्थितिकी तंत्र से मिल सके। यदि हम 80% के ऊपर हम पारिस्थितिकी तंत्र से हमें सारी चीजें उपलब्ध हो जाती है तो इसका मतलब उससे पर्यावरण जो है संतुलित रहता है। बहुत बड़े वन में भी पारिस्थितिकी तंत्र नहीं होता है और बहुत घने शहरों में भी पारिस्थितिकी तंत्र खत्म हो जाता है। तो बहुत बड़े वन और बहुत घने शहर दोनों पारिस्थितिकी तंत्र को जो है कि बाधित करते हैं, जिसके वजह से पर्यावरण असंतुलित होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो है कि 80%, यदि 90% को लिया जाए तो बहुत शुद्ध है। यदि 90% माने कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि हम जो है कि हमारी जीविका उसी आसपास क्षेत्र में चलती हो, जो योग्यता है उन्हीं कम से कम क्षेत्र में उपयोग की जा सके। जितना भी पदार्थ उत्पन्न हो रहा है वह उन्हीं क्षेत्रों में उपयोग की जा रही है और जितना पदार्थ व्यवस्था में आ रहा है सब वहीं से आसपास में ही उपलब्ध हो जा रहा है। इसको पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कार्बन का उत्सर्जन जो है कि ट्रांसपोर्टिंग में होता है। ट्रांसपोर्टिंग दो तरीके से होती है, एक तो जो है कि वस्तु आपूर्ति में, दूसरा जो है कि रोजगार के लिए कहीं बाहर जाना है, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के लिए बाहर जाना है फिर आना है। इसमें हमारा जो खर्च है ट्रांसपोर्टिंग में सबसे ज्यादा है। एक ट्रांसपोर्टिंग में, एक नगर पालिका के जो है सफाई व्यवस्था में। तो इनका जो पारिस्थितिकी तंत्र के गड़बड़ी से ही ट्रांसपोर्टिंग हो रही है और हमारा आसपास उपभोग का जो है कि व्यवस्था बन नहीं पा रही है। और ट्रांसपोर्टिंग जो है जैसे हमें बहुत दूर से सामान लेना पड़ता है तो वह चीजें हमारी ट्रांसपोर्टिंग के विरुद्ध हो जाती है, पंडित जी ट्रांसपोर्टिंग के पारिस्थितिकी तंत्र सापेक्ष का चलती है। ख्याल रख पंडित जी हाँ ठीक पारिस्थितिकी है। तंत्र का ख्याल रखें, जिससे हाँ और लोगों को परिस्थिति के अनुसार जो है समय मिल सके। ठीक ठीक। तो हमारे कहने का मतलब है, अपने बस 2 मिनट में बात समाप्त करते हैं। तो पर्यावरण संतुलन के लिए सबसे बड़ा मंत्र है पारिस्थितिकीय तंत्र, जो 80% से अधिक हो। और तटस्थता का दर्शन जो है कि जो बिंदु होता है वह अद्वैत दर्शन है और लोक कल्याण है। इन दो के सापेक्ष हमें जो जब तक हम दर्शन को समन्वय नहीं करेंगे तब तक जो है कि हम तटस्थ नहीं होंगे। इसी के साथ बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद।
ठीक है, बाकी के साथी बताएं। सभी बंधुओं को नमस्कार। जी बताइए आदरणीय। हम जो है पंडित मंगला प्रसाद जी की बातों से सहमत हैं कि अत्यधिक साफ पानी या अत्यधिक बड़े जंगल जो है पर्यावरण अच्छा होने के संकेत नहीं। सामंजस्य समन्वय हो तो ठीक है। तो जो पहला बिंदु है हमारा चर्चा का वह यह है कि जो व्यक्ति चर्चा में एक पक्ष की तरफ हो जाते हैं किसी विषय पर विचार रखते समय, और जो किसी पक्ष में ना होते हुए न्याय का पक्ष लेते हैं, उसे तटस्थ कहते हैं। किंतु यदि कोई व्यक्ति किसी विषय पर पक्ष और विपक्ष के बीच हो रही चर्चा से दूर रहता है अथवा चुप रहता है, तब उसे निरपेक्ष या निर्लिप्त कहते हैं। निरपेक्ष वह है जो ध्यान से उस चर्चा को देखता रहे, सुनता रहे और सभी पक्ष को डाइवर्सिटी की तरह देखे। निरपेक्ष वह नहीं है कि जो अनदेखा कर दे, जो चर्चा में बना रहे और कुछ ना बोले और चर्चा को समझ भी ना पाए, चर्चा को अनदेखा कर दे, उसे निरपेक्ष नहीं कहा जा सकता। निरपेक्ष वह है जो चर्चा को देखता रहे और उसके सभी पक्षों को, उसकी डाइवर्सिटी को समझे, उसकी विभिन्नता माने, उसे सही और गलत न माने, और जो वास्तव में सराफत छोड़ के समझदार हो जाते हैं, वो जो है सही और गलत की जगह पर उसको डाइवर्सिटी मानते हैं, विभिन्नता मानते हैं कि आपका पक्ष ये है और आपका पक्ष ये है, मेरा पक्ष ये है, बस। उसमें सही और गलत को लेकर वो ज्यादा भिड़ते नहीं। प्राचीन समय में आबादी बहुत कम थी, लोग अशिक्षित थे, अविकसित थे, गरीब थे। समाज में कई कुरीतियां थीं, किंतु लोग पर्यावरण के प्रति सजग थे। समाज में पानी को गंदा करना अनैतिक कार्य माना जाता था। वृक्षारोपण को महत्व दिया जाता था। पेड़ों की पूजा तक होती थी। वायु शुद्धि के लिए यज्ञ भी किए जाते थे। वर्तमान में असंतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है। देखिए, पहले के लोग जो है शिक्षित थे, विकसित थे और धनी थे। वह कतई अशिक्षित, अविकसित और गरीब नहीं थे। वह जो है उनके पास बड़े बड़े घर होते थे, तालाब होते थे, अच्छा पर्यावरण होते थे, और वे बड़े बड़े मकानों में रहते थे। और वे जो है दलाली जैसे कार्य, चाकरी जैसे कार्य, निंदा जैसे कार्य में वो लिप्त ही नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि वो इतने सुखी और धनी थे कि उन्हें अपने धन धान्य को बढ़ाने के लिए इन सब कार्यों को करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे लोग धन के लोभ में और गरीबी के कारण इस तरफ बढ़ रहे हैं, और उससे जो है पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि जब व्यक्ति अपना नुकसान पहुंचाने में तुला होगा, तो फिर वो अपने पर्यावरण का भी ख्याल नहीं रखेगा। और यह काम जो है समाज गलत नहीं है कहीं पर इसमें। आज जो है समाज जो यही हो रहा है, और समाज पर्यावरण को खराब होने दे रहा है, इसमें समाज कहीं से दोषी नहीं है। इसका दोष सरकार पे है, सत्ता पे है। सत्ता हमारी नदियों को बेचना चाहती है, सत्ता हमारे जंगल को बेचना चाहता है।
सत्ता हमारी जमीन पे लूटना चाहती है, खनिज करना चाहती है, खनन करना चाहती है, कौड़ियों के भाव में अपने दलालों को देना चाहती है। इस कारण से वह चाहती है कि आप नदियों की पूजा करने से पीछे हटो। लेकिन ये हिंदू समाज जो इतना जिद्दी है कि ये अपने बेटों को दीवालों में चुनवा देता है, अपने अंग अंग कटवा लेता है और अपने धर्म का नहीं त्याग करता है। वह गंदे पानी में खड़ा होकर के सूर्य की पूजा कर रहा है। वो मानता ही नहीं कि नदियां हमारी माँ नहीं है। वो सरकार की तरफ उंगली उठा के कहता है कि तुम चाहे जितने घिनौने कृत्य कर लो, मल मूत्र हमारी नदियों में फेंक दो, लेकिन हम इसे पूजनीय मानते हैं। और यह चीज, यह कृत्य सरकार को विवश करती है हमारी नदियों को बचाए रखने के लिए। और यह हमारी दृढ़ता, जिससे हमें हमारा राम मंदिर मिला, यह हमारी दृढ़ता जिससे हमारा इतिहास हमको मिला, ये हमको हमारे पर्यावरण को भी ले आएगा। बस हमारी दृढ़ता बनी रहे, हमारा परिवार नाम का जो संगठन है वह बना रहे, जिसे तोड़ने के प्रयास में सत्ताएं लगी हुई हैं। हमारा समाज जो अभी बिना तंत्र के हो गया है, उसका तंत्र डेवलप हो जाए तो सत्ता हमारी कुछ नहीं कर पाएगी। धन्यवाद। बाकी के साथी बताएं। ठीक है, मेरी आवाज जी बाबा जी, आ रही है। देखिए, आज का जो विषय है वह वास्तव में अत्यंत गंभीर है। वर्तमान समय में पवन जय जी ने भी कहा और मंगला प्रसाद जी ने भी कहा, मैं भी उसी बात को दोहरा रहा हूं। वर्तमान समय में हम पर्यावरण के मामले में पीछे जा रहे हैं। मुझे याद है कि हम जब रामानुजगंज में मेरे पिताजी और मेरे दादाजी रामानुजगंज में आए थे, तो रामानुजगंज के जो प्रमुख लोग थे, प्रमुख उसमें 5 लोग थे, पांचों लोगों ने एक एक बगीचा लगाया। पांचों ने, क्योंकि उस समय पर्यावरण के प्रति सजग थे। और अब मैं देख रहा हूं कि कोई नया बगीचा लगना तो बंद ही हो गया है। पुराने जो बगीचे थे वे भी आबादी में बदल दिए गए। अब आप देखिए अंतर दोनों का, कि उस समय पर्यावरण के प्रति एक स्वाभाविक चिंता थी, जो वर्तमान समय में लगभग समाप्त हो गई। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जब हम लोग कभी गंगा नदी पार करते थे तो मेरी माँ
याद करके तांबे का पैसा डालती थी। ट्रेन में चलते हुए याद करके, क्योंकि हम पर्यावरण के प्रति बहुत सजग थे। और अब तो हम लोग, अभी कल ही बनारस गया था, बनारस से फिर इलाहाबाद गया बाई रोड। कौन याद करता है अब तांबे का पैसा डाला। एक तरफ पर्यावरण के प्रति हमारी जागरूकता घटी है, दूसरी तरफ मनुष्य के स्वभाव में आक्रामकता बढ़ी है। अर्थात लगातार पिछले 50 वर्षों में, 50 वर्ष कह सकते हैं, 60-70 कह सकते हैं, दुनिया के मनुष्य के स्वभाव में हिंसा और आक्रोश की मात्रा बढ़ी है। दुनिया के और मानव स्वभाव में एक तरफ मनुष्य के स्वभाव में हिंसा और आक्रोश का बढ़ना, और दूसरी तरफ पर्यावरण के प्रति जागरूकता का घटना, ये दोनों चिंता का विषय है। आखिर मनुष्य के स्वभाव में हिंसा और आक्रोश, इन दोनों का लगातार बढ़ते जाना अब हमें शास्त्र पर कम, शस्त्र पर भरोसा ज्यादा हो रहा है। तो अब आप सोचिए कि हम किधर जा रहे हैं। हम वास्तव में प्रगति कर रहे हैं कि हम नीचे जा रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रहे हैं। ये बातें आज का विषय मुख्य यही है कि हम एक तरफ शास्त्र पर विश्वास घटा रहे हैं, शस्त्र पर विश्वास बढ़ा रहे हैं, पर्यावरण के मामले में हमारी चिंताएं घट रही हैं, मनुष्य के स्वभाव में हिंसा और आक्रोश बढ़ रहा है, और हम प्रगति कर रहे हैं। यही मुख्य विषय है। इसलिए हमें इस बात पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि हम किधर जा रहे हैं,
क्या हम वास्तव में प्रगति कर रहे हैं या हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं? मेरा मानना है व्यक्तिगत रूप से कि हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं। इसलिए हमें इन दो बातों पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि एक, हम विपरीत दिशा में क्यों जा रहे हैं? क्या इस दिशा को रोका नहीं जा सकता है? क्या मनुष्य के स्वभाव में हिंसा और स्वार्थ के बढ़ने को रोकने का कोई तरीका हमारे पास नहीं है? और अगर है तो खोजना पड़ेगा। तो इसलिए आज हम लोग यह चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि मनुष्य के स्वभाव में हिंसा और स्वार्थ, मनुष्य के स्वभाव में हिंसा, आक्रोश, स्वार्थ, इन सब का लगातार बढ़ते जाना, इसको रोकने का क्या तरीका हो सकता है? उस तरीके को खोज कर निकालना पड़ेगा। प्रगति भले ही कम हो, लेकिन मनुष्य के स्वभाव में हिंसा और स्वार्थ को बढ़ना नहीं चाहिए। बस यही तो आज का विषय है हम लोगों का। और इस विषय पर मैंने अपनी बात पूरी की है। कोई बात आप पूछना चाहे तो और 2-4 मिनट में पूछ लीजिए, तो और क्लियर कर दूंगा, और नहीं फिर उसके बाद आप चर्चा को आगे बढ़ाइएगा। एक प्रश्न है बाबा। हाँ बताइए। प्रश्न ये है कि समाज को आज दिशा देने वाला कौन है, जिसकी समाज सुनता है और अनुकरण करने की कोशिश करता है? तो बात तो सही है आपकी कि समाज को विपरीत दिशा में कौन ले जा रहा है, किसकी क्षमता है। सामान्य व्यक्ति तो ले नहीं जा रहे हैं। सामान्य लोग तो नदी के प्रवाह में बह रहे हैं। नदी को प्रवाहित करने वाला कौन है? जिसकी क्षमता है। तो आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूं। बाबा, लोग आज भी उस समय तांबे का सिक्का डालते थे जल को शुद्ध करने के लिए। आज भी लोग सिक्का डालते हैं, लेकिन वो तांबे का नहीं है, लोहे का है। हाँ, लेकिन अब लगातार उनकी संख्या घट रही है। जी बाबा, उसका एक मुझे जो कारण समझ में आता है। क्योंकि मैं कल नदी पार किया, गंगा नदी को 3 बार पार किया। जी बाबा। मेरी माँ होती, सिक्का डालती। मेरी पत्नी होती
तो याद कराती, जी। और बाकी हमारे परिवार में कोई याद कराने वाला भी नहीं था। आगे मुझे क्या लगता होगा? है जी बाबा, मुझे ऐसा अनुभव होता है कि हमारे जो समाज को, जैसे हमारे विठलेश्वर महाराज के पुजारी हैं, उनका समाज पर आज बहुत प्रभाव है। वृंदावन में दूसरे संत हैं हमारे, उनका आज पूरे हिंदुस्तान में क्या विदेशों तक में बहुत प्रभाव है। लेकिन ये समाज को वो दिशा नहीं दे रहे हैं जिसका दायित्व तो इनके ऊपर है। दूसरा दूसरा बिंदु बाबा, समाज को दिशा देने का एक शिक्षक, क्योंकि शिक्षक आज तीन प्रकार से काम करते हैं। एक शिक्षक वो होते हैं जो नौकरी टाइम पास करने के लिए जाते हैं, दूसरे वो होते हैं जो उदर पूर्ति के लिए जाते हैं, तीसरे वो होते हैं जो राष्ट्र निर्माण के कार्य में अपनी आहुति देने के लिए जाते हैं। तो राष्ट्र निर्माण का मुख्य कार्य है, और राष्ट्र निर्माण में ही हमारी प्रकृति और संस्कार आते हैं, जिससे हमारी परंपराएं बनती हैं। क्योंकि जो विद्वान कहते हैं, निष्कर्ष निकाल करके समाज को देते हैं, समाज उनको आंख बंद करके फॉलो करता है। क्योंकि अपने जीवन में उतार कर किसी अनुभव को और फिर समाज को देते हैं, तो समाज उसका स्वागत करता है, क्योंकि वो व्यक्ति उन नियमों को जी रहा होता है, इसलिए समाज में प्रभाव होता है उनका, और समाज उनका अनुकरण करता है, तो प्रकृति को फायदा निश्चित रूप से होता है। आज कितने लोग ऐसे हैं जो भाषण करते हैं और वो उन बातों को या उन नियमों का खुद के जीवन में निर्वाह करते हैं। यह बात सही है जो आप कह रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अब ये संत भी घट रहे हैं, और कुल मिलाकर आप संत बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, जो भी हो रहा है, कुल मिलाकर मानव स्वभाव में स्वार्थ, हिंसा, आक्रोश ये बढ़ रहा है कुल मिलाकर। इसका दोष किसको दिया जाएगा? ये इसका कारण भी जो भौतिकवादी संस्कृति है, वही वही बात मैं भी कह रहा हूं। क्योंकि लोग लोग सुखी रहने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। लोग वस्तुएं कलेक्ट करने के लिए काम कर रहे हैं, संग्रह के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए ये समस्या है। और ये काम जो हमारा तंत्र बना हुआ है, शासन, वो कर रहा है, वो उसको प्रोत्साहन दे रहा है, इसलिए ये। चलिए, और अगर किसी का कोई प्रश्न हो। बाबा जी बैदराज। हाँ, बताइए वैद्यनाथ जी। बाबा जी, मार्गदर्शक लोग मार्गदर्शन जिस माध्यम से पहुंचाएंगे और दिशा को गलत दिशा ले जाने वाले भी तो उसी माध्यम को सामने प्रचारित करते हैं, उसी माध्यम से, जैसे नहीं, यह सोशल मीडिया बात में। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वह बात सही है। इसीलिए समाज को मार्गदर्शन देने का कार्य वर्तमान समय में, मार्गदर्शन का काम इस समय हम लोगों का ग्रुप कर रहा है। हम लोगों का ग्रुप मतलब ब्रजेश जी प्रतिदिन बैठ रहे हैं, रोज रात को मेहनत कर रहे हैं। ज्ञानेंद्र जी, नरेंद्र जी लगातार गाड़ी लेकर घूम रहे हैं, लगातार। हम आप सब प्रतिदिन बैठकर इन विषयों पर चिंता कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। आप बताइए कि और कौन सी संस्था इस दिशा में सोच रही है? आपको कोई और संस्था आपको चिंता करती हुई नहीं मिलेगी।
क्यों? क्योंकि हर संस्था भौतिक विकास को ही विकास मान रही है। स्वार्थ, आक्रोश, हिंसा, इसको भौतिक विकास के साथ जोड़ा जा रहा है। लेकिन हम लोगों का ग्रुप लगातार सक्रिय है। उम्मीद है कि परिणाम अच्छा निकलेगा। बताइए, वैद्यराज जी ने पूछा था, और ठीक है बाबा मदन, जी। हाँ, मदन जी कुछ पूछ रहे थे बीच में। बोलो। हाँ, कोई बात पूछनी है, बताइए। जी मुनि जी, मतलब ये नीता कुछ पूछना चाह रही। अच्छा, ठीक है। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम, बताइए, कोई बात पूछनी जी है। भैया, मेरे फोन में ना मीटिंग से नहीं जुड़ पा रही हूँ मैं 3 दिन से, पता नहीं क्यों रिपोर्ट प्रॉब्लम दिखाता है। कि मैं ये कह रही अच्छा, थी बाबा जी, आज का जो विषय है हाँ इसमें हाँ, एक जो लाइन आई है कि प्राचीन समय में हमारे जो भारत के लोग थे वो गरीब थे, अशिक्षित थे, पिछड़े थे। ये बिल्कुल ही गलत है। ना वो पिछड़े थे, ना वो अशिक्षित थे, ना वो गरीब थे। वो शिक्षित भी थे और वो संपन्न भी थे। हमारे घरों में इतना सोना महिलाओं के पास हुआ करता था कि आज एक एक मतलब 1 तोला सोना 2-4 तोला। आपकी आवाज बंद हो गई। एक परिवार को हो। और अभी आज का जो व्यक्ति है उसमें बहुत तेजी से तनाव बढ़ रहा है, आक्रोश बढ़ रहा है, पूरे विश्व में बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है, जहां तक जितना हमें जानकारी है अपने देश के संबंध में, कि इसको कंट्रोल करने का, इसको नियंत्रित करने का जो एक मार्ग लगता है, एक जो तरीका है वो योग है। एक तो योग के द्वारा हम अच्छा स्वास्थ्य, अपनी फिजिकल मतलब तनाव को भी, मानसिक तनाव को भी, और अपनी क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। साथ में शारीरिक और मानसिक तनाव को कम करके हेल्थ को अच्छा करने के साथ साथ अपनी शारीरिक मानसिक क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं, अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं काम करने की, सोचने की, चिंतन करने की। एक ये तरीका लगता है। दूसरा, प्रकृति का अनुसरण। यदि हम प्रकृति के अनुसार जिए, प्रकृति के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें, अपना खान पान, जो कि क्योंकि हमको ये मापदंड तय करना पड़ेगा। यदि हमको तनाव कम करना है, आक्रोश कम करना है, यदि हमको शांति चाहिए, तो हमको कहीं ना कहीं भौतिकतावादी जो जीवन है हमारा, उससे कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा, मैं जरूरतों को कम आपसे, करना पड़ेगा, क्योंकि संसार में। जी हाँ, आपसे सहमत है। लेकिन आप यह सोचिए कि जिस तरह आप सोच रही हैं, जी इस तरह के सोच वाले समाज में कितने लोग बचे हैं? इनकी संख्या घट क्यों रही है? ये चिंता का विषय है। फिर भी जी 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 हम लोग अपना प्रयत्न जारी रखें। बिल्कुल सही बात है बाबा। सकारात्मक रहना चाहिए हमेशा मनुष्य को। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, ठीक है और बाबा। किसी को बात पूछनी हो तो। कोई भी साथी किसी को कोई प्रश्न हो, कोई बात रखनी है तो रख सकते हैं। ठीक है, ब्रजेश जी, आप अपना विषय शुरू जी करिए। बाबा जी। कि मैं थोड़ा सा मदन मोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताइए।
मैं अभी आया हूँ, पहले आपकी बातें सुन लूं, थोड़ी देर में फिर कहता हूँ। जी सुनने से जरा विषय और क्लियर हो जाएगा, फिर जी जी कहते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा विषय को रख देता हूँ, हाँ थोड़ा बातें रख देता हूँ, उसके बाद जिसको रखना रख लेंगे। एक तो जब हम बात करते हैं, दो पक्षों की बात करते हैं, तो हम तीन तरह के जो है काम देखते हैं। हम तीन तरह के काम देखते हैं, नैतिक, अनैतिक और अपराध। लेकिन जब हम पाप और पुण्य की कसौटी पर खरीदते खर, वो उसको कसौटी पर देखते हैं, तो वहां पर दो ही काम दिखाई देते हैं, या तो पाप या तो पुण्य, यानी हर अनैतिक कार्य भी वहां पाप ही माना जाता है। मतलब ये है कि मानवीय दृष्टिकोण में और ईश्वरीय विधान में अंतर होता है। जैसे मैंने चोरी की, हो सकता है कि मैं न्यायालय से छूट जाऊं, मेरे पास सबूत ना हो, लेकिन ईश्वर को मानने वाले ये मानकर चलते हैं कि ईश्वर तो उन कर्मों का भी दंड देगा जिसका न्यायालय नहीं देगा। अर्थात जब हम धर्म और अधर्म पर चलते हैं, तो वहां दो ही चीजें रह जाती हैं, तीसरा पक्ष नहीं रह जाता है। तो जब हम निष्पक्ष की बात करते हैं, तो निष्पक्ष रहने वाला जो व्यक्ति है, वह भी किसी न किसी पक्ष में तो होता ही है। हाँ, वह व्यक्ति विशेष के पक्ष में भले ही नहीं है, लेकिन न्याय के पक्ष में है, तभी वो न्याय कर सकता है। लेकिन वह किसी व्यक्ति के पक्ष में या विपक्ष में नहीं होता है। लेकिन न्याय और धर्म दो ऐसी चीजें हैं जिनके पक्ष में वो रहता है, और उसी आधार पर उसको निष्पक्ष माना जाता है। तटस्थता की जब हम बात करते हैं, तो महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण जो है, युद्ध शुरू होने से पहले ही कहते हैं, कोई ये ना समझे कि वो पांडवों की तरफ नहीं है और कौरवों की तरफ नहीं है, जिसने युद्ध में भाग ना लिया है, तो वो ये ना समझे कि वो उसको छोड़ दिया जाएगा। तो वो कहते हैं जिसने युद्ध में भाग नहीं लिया है उसको भी मार दिया जाएगा। यानी हमारे यहाँ जो कहावत है, मौनम स्वीकृति लक्षणम, कि मौन स्वीकृति का लक्षण है। अर्थात आप अधर्म के विरुद्ध नहीं लड़े तो भी आप अधर्मी मान लिए जाते हैं। तो दुनिया में जो तीन प्रवृत्तियां हैं, मानवीय प्रवृत्ति, दैवीय प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति, देखिए टकराव मुख्यतः आसुरी प्रवृत्ति और दैवीय प्रवृत्ति के मध्य है। लेकिन जब दैवीय प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी, तो आसुरी प्रवृत्ति जो है वह मानवीय प्रवृत्ति को भी नहीं छोड़ती है। तो इस प्रवृत्ति में, इस परिस्थिति में जो मानवीय प्रवृत्ति है, उसका ये दायित्व तो बनता है कि वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से दैवीय प्रवृत्ति का समर्थन करे। तो जब भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं कि तटस्थ कोई नहीं है, जो भी युद्ध में भाग नहीं लिया जाएगा उसको भी मार दिया जाएगा, तो उस समय दो लोग जो है वो पांडवों की तरफ सम्मिलित होते हैं। एक युयुत्सव है और एक विकर्ण है, ये दोनों जो है ये पांडवों के पक्ष में आ जाते हैं। बात यह है कि हमारे समाज पर अगर मुसीबत आ रही है या हमारी सामाजिक समस्याएं जो है बढ़ रही हैं, राज्य निरंतर गुलाम जो करने का प्रयास कर रहा है, तो जो लोग तटस्थ हैं, क्या वो लोग जो है इस राज्य की गुलामी से हमें मुक्ति दिला पाएंगे? या फिर जो लोग प्रयासरत हैं, जो निरंतर प्रयास कर रहे हैं, उनका उन्हें साथ देना चाहिए? मुझे तो लगता है कि अगर चंद मुट्ठी भर लोग प्रयास करेंगे तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित ना भी होना चाहते हों, तो भी अप्रत्यक्ष रूप से जो लोग काम कर रहे हैं, उनका उन्हें समर्थन करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए, बाधक नहीं बनना चाहिए। पर तटस्थ लोग ज्यादातर दिखाई देते हैं कि वो जो है कहने के लिए तटस्थ होते हैं। जैसे हमारे यहाँ बात जब की जाए, सुप्रीम कोर्ट की ही बात की जाए, तो सुप्रीम कोर्ट जैसे ही हिंदुओं का कोई विषय आएगा, अभी जो जस्टिस गवई का जो विषय आया, वो देखते हैं कि तुरंत जो है वहां टिप्पणी कर देंगे, अनावश्यक टिप्पणी है। वहीं किसी और पंथ और संप्रदाय का आ जाएगा, तो वहां पर वो जो है तटस्थ दिखाई देते हैं। वास्तव में ये तटस्थता नहीं है, आपका झुकाव किसी न किसी तरफ तो होता ही है, क्योंकि मनुष्य का एक व्यक्तिगत स्वभाव भी है। आप कितना ही कह लें कि हम तटस्थ हैं, लेकिन किसी न किसी पार्टी का आप समर्थन कर देंगे, क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी तो मैच करती ही है। तो यह मानवीय दृष्टिकोण है कि वह कहीं ना कहीं तो झुकाव उसकी तरफ रहता ही है। और मुझे लगता है कि मानवीय प्रवृत्ति को दैवीय प्रवृत्ति का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि बाद में जो मानवीय प्रवृत्ति है उन्हें भी कुचल दिया जाएगा। तो निष्पक्ष होने का यही अर्थ है कि आप निष्पक्ष होते हुए भी न्याय और धर्म इन दोनों के पक्ष में तो रहते ही हैं। एक बात जो कही मौलाना प्रसाद जी ने अद्वैत पर, कि वही हमारे यहाँ दूरदर्शन है जो सभी का प्रमाण माना जाता है, मैं मानता हूँ हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ द्वैत है, अद्वैत है, द्वैताद्वैत है, अद्वैताद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, कैवलाद्वैत है, सिद्धाद्वैत आया, त्रैतवाद आया।
तो त्रैतवाद को मानने वाले तो द्वैत को नहीं मानते हैं, या विशिष्टाद्वैत वालों ने ही अद्वैत को जो है काटने का प्रयास किया। इसीलिए हमारे यहाँ इतने प्रकार के मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब और मान्यताएं जो बन गई। जिन दर्शनों की भी हम बात करते हैं, जो षट दर्शन है हमारे यहाँ, मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक और वेदांत, वह भी तर्क की बात करते हैं। अर्थात जहाँ तर्क वितर्क की बात आए वहां दर्शनों को स्वीकार किया जाता है। लेकिन जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण में तर्क वितर्क और भावना दोनों का महत्व होता है। जैसे विपुल जी ने बताया ना कि पहले लोग जाते थे तांबे को का जो सिक्का वो जल में फेंकते थे, तो उनको पता था कि इससे पानी शुद्ध रहेगा। लेकिन जब वही चीज परंपरा बन गई तो तांबे का सिक्का तो खत्म हो गया। अब आपके पास क्या बचा? तो अब आपके पास निकिल और नाइक्रोम का जो सिक्का है जो वो बचा हुआ है, आप उसे भी फेंक रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह परंपरा में आ गया। तो जब कोई चीज लगातार परंपरा में आती है, बिना विचारे हम उसे ढोते चले जाते हैं, कभी कभी वो भी खतरनाक हो जाती है। क्योंकि कोई चीज ऐसी है जो किसी परिस्थिति में बनी है, तो हम लोगों को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एक एक पक्ष ऐसा होना चाहिए जो उसका वैज्ञानिक पक्ष बताए, और दूसरा पक्ष ऐसा होना चाहिए जो उसका फॉलो करे। यानी कि एक मार्गदर्शक होता है, बाकी सारे फॉलोअर्स होते हैं। अगर मार्गदर्शक जो है वो समाप्त हो गए या मार्गदर्शन नहीं कर पाए, तो जो फॉलोवर है उनकी दिशा पूरी तरह से गड़बड़ हो जाती है। तो जब तांबे का जो हम सिक्का डाल रहे थे तब तक तो ठीक था। अब तांबे की जगह हमारे पास और सिक्के आ गए, हम अभी भी वही परंपरा फॉलो कर रहे हैं, तो वो कितना फायदा करेगा और कितना नुकसान करेगा। तो मुझे ये लगता है कि दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्ष साथ में चलने चाहिए। मैंने अपनी बात रख दी है, बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। अभी मेन क्वेश्चन हमारा है कि हमारा मार्गदर्शक दर्शन क्या होना चाहिए, है जी जी। हमारा मार्ग क्या होना चाहिए। मैं यहाँ पर एक ही बात कहूंगा कि हमारे यहाँ 3 तरह की व्यवस्थाएं हैं, सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी। तीनों ही का ही जो उद्भव है वो समाज के कल्याण के लिए हुआ। जब कलयुग के आगमन से पहले सिर्फ एक ही व्यवस्था थी, सनातन संस्कृति। उसके अंदर जब राजा और ब्राह्मणों ने राजा का मार्गदर्शन जो है स्वार्थ हेतु समाज के कमजोर वर्ग के साथ अन्याय हुआ, तो हमारी विधर्मी ताकतें भारतवर्ष के उस कमजोर वर्ग के हित के लिए सामने आई और उन्होंने उन कमजोर वर्ग का धर्म परिवर्तन करके उनको हायर करके हमारे राजाओं और ब्राह्मणवाद का खंडन किया। उसके बाद जब इस्लाम के अंदर भी जब अत्याचार हुए गुरु अर्जुन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी पर, तो उनका हुआस हुआ और वो हार गए और उन पर हमने विजय प्राप्त की। लेकिन विजय प्राप्त करने के बाद भी हमने जो है सत्ता का कोई लोभ लालच नहीं रखा। क्यों? क्योंकि कलयुग के अंदर ये जो सत्ता का जो ताज है, ये फूलों का ताज नहीं है, ये कांटों का ताज है। क्योंकि इसके साथ जो जिम्मेवारी आती है सनातन संस्कृति के हिसाब से, वो कलयुग में निभानी शायद मुश्किल होती है। हम समाज के कमजोर से कमजोर वर्ग के साथ न्याय नहीं कर पाते। इसीलिए कलयुग के अंदर जो सनातन प्रवृत्ति है वो राजसी भाव में नहीं है। उसके पश्चात ये पश्चिम का जो काल आया, हमारे को जो श्रम आधारित हमारी व्यवस्था थी, उसमें श्रम को कमजोर करने के लिए मशीनीकरण के द्वारा समाज के कमजोर वर्ग का भला करने का प्रयास किया गया और वो बहुत फली फूली 100-200 साल तक। लेकिन आज की डेट में वर्ल्ड बैंक, IMF के माध्यम से जब भारत की आवश्यकताएं ना होते हुए भी जब हमारे ऊपर मशीनीकरण, एक समय था जब हम श्रम से काम करते थे, उसके बाद मशीनीकरण से काम शुरू किया बिजली की ऊर्जा से, उसके बाद कंप्यूटर युग आया, मशीनों को भी कंप्यूटर से ऑपरेट करना शुरू किया। अब आज AI का युग आ रहा है। तो ये जो जरूरत से ज्यादा जो ऑटोमेशन हो रहा है, मशीनीकरण हो रहा है, ये अब हमें पश्चिम के जो टेक्नोलॉजी है उसका शोषण के लिए काम में आ रही है भारत की। अब इस पर विजय प्राप्त करने का समय आ गया है। गांधी जी 1909 में जब हिंद स्वराज पुस्तक लिखते हैं, तो वो इस टेक्नोलॉजी के पीछे की ग्रीड का विरोध करते हैं। आज वो ग्रीड इतनी अधिक बन चुकी है कि हमारे देश के अंदर बड़े बड़े शहरों के अंदर MCD हो, दिल्ली जल बोर्ड हो, DDA हो, DTC हो, इतनी मोनोपोलिस्टिक ग्रीड प्रैक्टिसेस है कि वो समाज का शोषण करने पे लगी है, समाज का हित करने में नहीं लगी है।
इसलिए आज जो है विकेंद्रीकरण, रीलोकलाइजेशन के द्वारा जो है समाज के हित की संभावनाएं गांधी जी के पंचायत राज के मुताबिक दिखाई देती हैं। अब ये हम सबको अपने अपने निर्णय खुद लेने हैं। वो मार्गदर्शक मंडल सिर्फ इतना बतला सकता है कि ये रास्ता ज्यादा उपयोगी है और हमको अपना रास्ता, सबको अपना अपना चुनाव करना है। सबके परमात्मा ने सबको बुद्धि दी है और बुद्धि के साथ साथ न्याय करने के लिए ताकत दी है। अब वो अपने अपने निर्णय लेते हैं और परमात्मा के पास हमारे अपने शरीर के अंदर ही एक ऐसी फ्लोपी या पेन ड्राइव या चिप है जिसके अंदर हमारा डिसीजन टेकिंग अथॉरिटी रिकॉर्ड होती है और देयर इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस ऑफ कॉपी पेस्ट टू हिज सुपर कंप्यूटर। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही इज गिविंग द मार्क्स टू ईच एंड एवरी सिटीजन। जीव जंतु पौधे सबको मार्क्स मिलते हैं, कितने सतोगुणी है, कितने रजोगुणी है, कितने तमोगुणी है। उसी के बेसिस पर उनको विचार दिया जाता है परमात्मा के द्वारा और वो विचार के ऊपर निर्णय खुद लेते हैं और डिसीजन टेकिंग कर्म करते हैं। फिर उस कर्मों का मूल्यांकन होता रहता है। ये एक ऑटोमेटिक सर्कुलर पावर है और कभी कभी हमारे अच्छे कर्मों का फल अभी ना दे पाए तो उसके अकाउंट में क्रेडिट होता है और कभी ना कभी उसको ब्याज समेत वापिस मिलता है फल। तो हमारे कर्मों का जो लेखा जोखा है, गॉड इज द बिगेस्ट अकाउंटेंट। हमको उस परमात्मा पर भरोसा करते हुए सनातन संस्कृति के प्रादुर्भाव और समाज सेवा को भाव को लाना है। इस कागज के नोट की गुलामी से आजादी की ओर प्रयास करना है। इस कागज के नोट ने भारत की अर्थव्यवस्था को जो सेवा भाव की थी उसको खत्म करके कागजी नोट की गुलामी की ओर धकेला हुआ है। हेलो, ऐसे एक बात मेरा हम सोच कहना है। चाहते थे। ब्रजेश जी ने कहा था कि हमारे यहाँ बहुत से दर्शन हैं, बहुत से जो है पद मत संप्रदाय उत्पन्न हुए हैं। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सभी पहले बाकी साथियों की बात ले लेते हैं। एक मिनट खाली कि हमने कहने का मतलब सभी दर्शनों में एक दूसरे का जो अविरोध बिंदु होता है हमेशा जो है अद्वैत दर्शन से ही संपादित होता है। हम उस अविरोध बिंदु की बात कर रहे थे जहाँ पर अविरोध संपादित होता है। ठीक है, ओके। है ही नहीं, ना बाकी इस्लाम साथी में है बताएं। ना सनातन में है। ये विरोध जो है, जो सत्ता जो होती है डिवाइड एंड रूल गेम खेलती है। सत्ता के लिए एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। कोई और साथी बताएं। भैया जी वैदराज बोल रहा हूँ, आवाज आ रही भैया? जी बताइए। मैं बोल रहा था कि तटस्थ को तो दोषी माना गया है भैया जी कि दुष्परिणाम का दोषी तटस्थ को माना गया है। तो तटस्थ कैसे न्याय के पक्ष में रहता है? इसमें लिखा है जो न्याय के पक्ष लेता है ना, दो पक्षों में से सिर्फ न्याय के पक्ष में रहता है वो तटस्थ होता है। लेकिन तटस्थ को तो दोषी माना गया है। वो तटस्थ नहीं, निष्पक्ष लिखा गया है। तटस्थ और निष्पक्ष में अंतर है। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगा। हाँ जी, इजाजत हो तो। हेलो। जी बताइए। हाँ, मेरा ये मानना है कि जब तक इस्लाम का राज था इस्लाम ने अपना तांडव किया। उसके बाद पश्चिम के राज में वो इस्लाम को यूज करते रहे सनातन को क्रश करने के लिए, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता में जहाँ पैसा और पद ही खुदा है वो सनातन का प्रतिद्वंदी मानते हैं, जहाँ हमारे यहाँ सेवा भाव है। तो इसीलिए सनातन को क्रश करना उनका मूल उद्देश्य रहा है। जितने भी भारतवर्ष के संविधान में संशोधन किए गए हैं वो जो है सनातन को क्रश करने के मकसद से किए गए हैं और इस्लाम और पश्चिम दोनों ने मिलकर सनातन को कमजोर किया है। अब इस्लाम और पश्चिम की जब युद्ध होता है तब हमारे को ये निर्णय लेना है कि हम किस पक्ष में खड़े हों। हमारे को पश्चिम का जिसका शासन चल रहा है वो डिवाइड एंड रूल गेम खेलकर कभी भी जो इस्लाम और सनातन के बीच की जो खाई है उसको पाटने नहीं देना चाहता। महात्मा गांधी जी ने अपनी डेड बॉडी के द्वारा उसके ऊपर पुल बनाने का प्रयास किया लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। अब हमको ये देखना है कि हमको पश्चिम का जिसका शासन है वो हमारे कितने अनुकूल है, वो कितना हमारा भला कर पा रही है, या 132 बिलियन $पर ईयर का ट्रेड डेफिसिट दे रही है जो ब्रिक्स द्वारा
ये घोषणा करने पर कि हम अपनी एक करेंसी बनाएंगे, वो इस तरीके से बिफर कर जब वो आदेश देता है कि कोई करेंसी नहीं बनाएगा, यदि करेंसी बनाएगा तो हम ये करेंगे, तो इस पर हमें गौर करते हुए अपना निर्णय जो है मार्गदर्शक मंडल को लेना चाहिए। और जब तक हम समाज का मार्गदर्शन सही नहीं करेंगे, तो ये जो इस्लाम और सनातन के बीच की जो खाई है, इसको पाटने का काम नहीं करेंगे, तब तक शायद हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। हेलो। ये अब की बार खास बात है कि 2 अक्टूबर के दिन दशहरा भी पड़ रहा है, संघ की स्थापना का 99 साल पूरे हो गए, 100वां साल हो रहा है। यदि आज भी हम संघ को महात्मा गांधी जी के निकट नहीं ला पाए, तो ये हमारी कमजोरी होगी। जी, कोई और साथी हेलो। बताएं? जी बताइए बबलू जी। हेलो। हाँ, मेरा एक प्रश्न था संभवतः आपसे ही कि अभी आपने जो महाभारत का उल्लेख किया भगवान कृष्ण के बारे में उद्बोधन का, उसमें तटस्थ और निष्पक्ष, तो एक प्रसंग एक घटना घटित होता है महाभारत युद्ध में। बलराम जी जो है उनकी भूमिका तटस्थ माना जाए या निष्पक्ष माना जाए? क्योंकि युद्ध में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से भाग तो नहीं लेते हैं वो, मगर जब महाभारत का युद्ध 18 दिन के बाद खत्म हो जाता है और जब युधिष्ठिर और युधिष्ठिर बोल भीम का और दुर्योधन का युद्ध होता है, तो युद्ध में जब भीम गदा मारते हैं उसके जांघ पर और घायल हो जाता है, तो वहां पर उस समय जो है बलराम जी उपस्थित होते हैं और भीम को दंड देने के उद्देश्य से, ऐसा सीरियलों में भी आया है, बाकी परसेंट में विशेष पढ़ा नहीं हूँ। तो यहाँ पर तो उनकी संदिग्ध दिखता है कि वो तटस्थ थे या उनको कहा जाए या निष्पक्ष कहा जाए, हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। यदि कोई बंधु हो तो क्लियर कर दें। हाँ, इस पर बोलना चाहते एक हैं। मैं बोलूंगा, बलराम जी जो है कि बलराम जी को श्री कृष्ण जी ने सलाह दी थी पलायनवादी होने की। नहीं, पलायनवादी एक है। मिनट। बलराम जी जो थे उसमें किसके पक्ष में थे, यह इसका निष्कर्ष है ना? तो वास्तव में पलायनवादी बलराम जी हुए जो है कि वो बलराम जी युद्ध धर्म के के समय पक्ष में थे। धर्म के पक्ष में इसलिए थे कि जब दुर्योधन ने भीम ने जब दुर्योधन की जांग तोड़ी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ अधर्म हुआ, लेकिन भगवान कृष्ण ने समझाया नहीं है, अधर्म नहीं है, यह जो है कि न्याय है और धर्म पूर्वक हुआ। इसलिए यहाँ कहा जाएगा कि बलराम भी धर्म के ही पक्ष में थे, उनको तटस्थ या निष्पक्ष नहीं माना जा सकता। कहने का मतलब है। धन्यवाद। राम जी युद्ध के समय पर बाहर ही चले गए थे, हैं वो सिर्फ आखिरी मोमेंट पे, लास्ट मोमेंट पर ही एंट्री करी है, और लास्ट मोमेंट पे श्री कृष्ण भगवान ने उनको समझा दिया कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। तो इसका तात्पर्य तो यह हुआ कि जब धर्म के लिए युद्ध करना पड़ा तो बलराम जी भाग दिए, मतलब वो अपना देशाटन में चले गए। भागना तो गलत हो जाएगा, वो देशाटन में ऐसा चले है, गए और जब युद्ध निर्णायक हो गए तो वहां पे तो धर्म का पक्ष लेने के लिए आ गए। ऐसा है, कभी कभी जब दोनों पक्षों के साथ मोह होता है, तो पलायनवाद भी जो है एक रणछोड़दास श्री कृष्ण जी को भी कहा जाता है, तो उसमें कोई अनीति नहीं है। अपनी ताकत तोड़कर निर्णय लिया जाता है, और यदि कभी कभी युद्ध से भागकर भी युद्ध को जो है टाला जाए, युद्ध टालना सबसे जरूरी है, क्योंकि युद्ध से भला किसी का नहीं होता। युद्ध इज द लास्ट रिजॉर्ट। युद्ध जो है सबसे आखिरी विकल्प है। यदि आप युद्ध से बच सकते हैं, तो श्री कृष्ण भगवान ने महाभारत के अंदर युद्ध से बचने के लिए कौरवों को बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है, और कर्ण को भी समझाने का पूरा प्रयास किया है। और अभी पाकिस्तान के साथ भारत का जब युद्ध हो रहा था, उस दिन भी हमने लिखा है कि भाई देयर इज नथिंग रॉन्ग इफ पाकिस्तान इज एबल टू कोट महात्मा गांधी जी, पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा और सरेंडर कर दे, वर्सेस डूइंग द स्लेवरी ऑफ अमेरिका, ट्रम्प, कंज्यूमरिज्म ऑफ वेस्ट। तो उसी दिन ही युद्ध विराम हो गया, और युद्ध विराम का ये फायदा हुआ कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी की जो खाई है वो किसी दिन भरकर पुल बनाने लायक हो सकेगी। ठीक है, बाकी के साथी बताएं। आज के विषय पर किसी को बोलना है तो बोल सकते हैं।
पर्यावरण नदियों पर एक ब्रजेश दो भैया लाइन मैं में रख कुछ सकता हूँ अपने विचार को। हेलो ब्रजेश जी, हेलो, क्या क्या पर्यावरण नदियों पे एक दो लाइन में आप पर्यावरण, देखिए परि और आवरण शब्द को मिलाकर बना है। हमारे चारों तरफ जो ढका हुआ है पारिस्थितिकी तंत्र, वही पर्यावरण है। संतुलन क्या है? हमें उसके भीतर रहना है और उसे हमारे साथ रहना है। दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है, यही संतुलन है। तो इतना उपभोग भी ना किया जाए कि हम लोग जो है सब कुछ नष्ट कर दें, और ऐसा भी ना हो कि हम लोग पशुओं की स्थिति में पहुंच जाएं, पाषाण काल में पहुंच जाएं कि कुछ हो ही ना हो। संतुलन कैसे बने, वो संतुलन बनाने की आवश्यकता है। यही जो है पारिस्थितिकी तंत्र है, वो हम उसी के भीतर हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं, तो उसकी रक्षा करना हमारा धर्म होता है। इस पर एक लाइन बोलूंगा। जी। भारत की आत्मा गांवों में बसती है, और कम से कम दिल्ली की तो गांव जो है आत्महत्या कर चुके हैं। क्या हम इन गांवों को रिवाइव करने का प्रयास करेंगे? डीडीए जो पूरी दिल्ली की जमीन की मालिक है, एक भी अतिथि गृह नहीं है, और जहां उस देश में नहीं है जहां अतिथि देवो भव होता है। जितनी भी धर्मशालाएं दिल्ली के अंदर आज से 40-50 साल पहले थी, उनको बैंक्वेट हॉल में कन्वर्ट करवाया गया, उनके ऊपर झूठे मुकदमे और कोर्ट केसेस में फंसाकर, ताकि वो भी पैसा कमाने का तंत्र बन जाए। हमको इस पैसे के पीछे इतना नहीं भागना कि हम अपनी मूल संस्कृति को भूल जाएं। जो कौम अपनी संस्कृति भूल जाती है वो मृत प्राय होती है, और हमको मृत प्राय नहीं बनना। वी विल नेवर अलाउ इंडिया टू बी यूज्ड एज ए प्लेग्राउंड, just like Ukraine for China, Pakistan and Russia. कोई और साथी आज के विषय पर बात रखना चाहे, प्रश्न रखना चाहे, रख सकते हैं। जी ब्रजेश जी मैं कुछ बोलना चाह रहा। सही है। ये बात सही है कि मतलब भारत में प्राचीन समय में जनसंख्या कम थी। महाभारत से पहले हमारा देश धन धान्य से परिपूर्ण था, और मतलब शिक्षा व्यवस्था, वैदिक शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी थी। महाभारत के बाद ही जो है इस देश का पतन हुआ है, और सबसे ज्यादा चौपट हमारी शिक्षा व्यवस्था भारत में हुई मतलब मुस्लिम आक्रमण में। जब 800 वर्ष मुसलमानों ने शासन करा तो मदरसे खुलवाए, कुछ हिंदू जो है उनमें पढ़ना पसंद नहीं करते थे, गुरुकुल बंद करवा दिए। तो इसलिए मतलब अशिक्षित बन गए और गरीबाई आने लगी, निर्धनता आने लगी। पर्यावरण का संतुलन तो पहले बना हुआ था, वर्षा भी समय से होती थी, और मतलब यज्ञ भी मनुष्य समय से करते थे। लेकिन 800 वर्ष के पीरियड में यज्ञ परंपरा भी हमारी लुप्त हो गई, और मतलब गुरुकुल जो हमारी प्रणाली थी वो भी समाप्त होने के कगार पर हो गई। तो पर्यावरण का संतुलन अब वर्तमान समय में लोग बिगाड़ रहे हैं। यज्ञ हवन तो नामात्र के हो रहे हैं, जहाँ आर्य समाज मंदिर हैं या मतलब शांति कुंज वाले हैं, और जो मतलब जहाँ जहाँ गुरुकुल चलते हैं वहां तो होते हैं, लेकिन वो हिसाब है कि ऊंट के मुंह में जीरा। तो इसलिए हमारी प्रकृति का पर्यावरण बिगड़ रहा है। वृक्ष कटते जा रहे हैं, बाग कट रहे हैं, और जो मतलब नई पौध है वो पेड़ तो लगा रहे हैं, लेकिन उससे कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा। प्रकृति इतना प्रकोप ढा रही है, पंजाब में इस तरह की बाढ़ कभी नहीं आई थी जो आज वर्तमान अभी फिलहाल में प्रकोप, पानी का प्रकोप इतना पंजाब में और 2-4 और राज्यों में भी इतना भयंकर प्रकोप हुआ, सबसे ज्यादा पंजाब में। पंजाब के लोग बेहाल हो गए, फसल उनकी चौपट हो गई, घर वीरान हो गए। तो ये प्रकृति का प्रकोप क्यों है? क्योंकि हम प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हैं। प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो मनुष्य का नुकसान ही होगा। आपदाएं आएंगी, प्राकृतिक विपदाएं आएंगी, भूकंप आएंगे, बादल फटेंगे। उत्तराखंड में अभी बादल फटे हैं, कई लोगों की मौत हो गई। तो इस तरह से हम प्रकृति से छेड़छाड़ ना करें, संतुलन बनाए रखें,
और वृक्षों को लगाएं, हवन यज्ञ समय से करें, तो हो सकता है प्रकृति का संतुलन बना रहे और इस विश्व धरा पर मानवता भी सुखी रहे। बस इतना ही बोलूं। हाँ जी, एक लाइन बोल दूं, इस पे भी विषय से विषय निकलता है। बहुत अच्छा बोला मदन जी ने। मैं इस पे ये बोलूंगा, हमारे प्रथम पूजनीय है गणेश जी। गणेश जी का वाहन है चूहा। चूहा शायद थोड़ा बहुत अन्न तो कुतर के बर्बाद करता था, लेकिन पश्चिम के लोगों को हमारी जो प्राकृतिक संपदा है उसको इंपोर्ट करके नदियों में फेंकने में के लिए भी वो इंपोर्ट करते थे, ताकि उनकी मछलियां खा सके हैं और वो मछली खा सके। तो उन्होंने इंपोर्ट करने के लिए हमें कहा कि चूहा जो है हमारे अन्न को नुकसान कर रहा है, इसलिए चूहे को मारो। कीड़े मकोड़ों को, जो केंचुए वगैरह हमारे यहाँ खेती में काम आते थे, कीड़े मकोड़ों को ये कह के रासायनिक खाद के द्वारा और इंसेक्टिसाइड्स के द्वारा मारने का षड्यंत्र भी रचा गया। हम एक जमाने में 2 खेती करते थे पूरे साल में, आज 4-4 खेती करने लगे ताकि उनका पेट भर सके जिनको इंपोर्ट करना है। हमारा तो पेट अब भी नहीं भरता, क्योंकि मंडी के द्वारा 90% जो है, जब दाम कम होता है सारा एक्सपोर्ट हो जाता है। हम अपने लिए भी, अपने देश की जनता के लिए भी नहीं रख पाते, वो इंपोर्ट करके ले जाते हैं। और वो ताकि उनको इंपोर्ट करने में सुविधा हो, इसलिए हमारे नितिन गडकरी जी भी रोड बनाने में एक्सपर्ट हैं। बहुत बड़े बड़े रोड बन रहे हैं। मुंबई 4 घंटे में चले जाओ, कलकत्ता 5 घंटे में चले जाओ, ये हमारा लक्ष्य बना हुआ है। और जीव जंतुओं को मारेंगे तो कोई ना कोई मानव की पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, आत्माएं तो किसी न किसी रूप में जन्म लेंगी। आज मानव भी कीड़े मकोड़ों के लायक ही हो गया है, कितने ही मरे कितने ही जिए, उनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हमारे देश की प्राकृतिक संपदा को इंपोर्ट करना चाहते हैं। हमको अपने देश की रणनीति बनाने के लिए कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को भी लेना पड़ेगा, और हमारे यहाँ जो खेती के जो बाई प्रोडक्ट जैसे पराली होता है, वो जब हम खेत को खाली छोड़ते थे तो जमीन के अंदर दब के अपने आप खाद बन जाती थी। हमको वो व्यवस्थाएं को अपनी को दोबारा समझना पड़ेगा और क्या फैसले लेने हैं, इस पर हमें चिंतन करने की जरूरत है। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि मार्गदर्शक मंडल, जो मार्गदर्शक के नाम से आज जिनके साथ मैं मुखातिब हूँ, उस उपयुक्त निर्णय लेने में सक्षम है और भारतवर्ष के संविधान के 73-74 अनुच्छेद के अनुसार ग्राम सभा को ताकत देकर एक सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के हाथों मल्टीनेशनल को, वर्ल्ड बैंक, IMF को बेचने से बचाने में सहयोग देंगे। ठीक, बाकी के साथी बताएं, किसी कोई बात रह गई हो, कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं, समय कम है। भैया मुझे कुछ कहना। हेलो, अनीता जी कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी बताइए। बोलिए बोलिए। सकते ना समाधान पास, इसका पूरे का पूरा कारण मैं मानती हूँ हमारी भारतीय संस्कृति के हिसाब से जो हमारी व्यवस्था थी उसकी बात करें तो पश्चिम की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ना इस्लामिक राष्ट्रों की। भारत की जो संस्कृति और जो बड़ी स्वर्ग जैसी व्यवस्था थी, उसमें केवल और केवल विज्ञान और भौतिकता जो आई है ना, मशीनीकरण जो आया, उसने विनाश किया है, सारा संतुलन बिगाड़ा है। मैं 2 उदाहरण देती हूँ। देखिए, प्रकृति को माँ कहा गया है हमारी संस्कृति में, और माँ आपको जो है पालन और पोषण करती है। माँ जानती है उसके बच्चे को क्या चाहिए। तो जब सर्दियां आती हैं, आप लोग देखिए तो जमीन के अंदर का जो पानी होता है वो गर्म हो जाता है, और जब गर्मी आती है, कभी ट्यूबवेल या हैंडपंप या मोटर से आप पानी निकालोगे तो गर्म निकलता है सर्दियों में, और जब गर्मी आ जाती है तो वो पानी स्वतः ही ठंडा हो जाता है। यानी कि प्रकृति जानती है कि हमको क्या चाहिए। और हमारे धर्म ग्रंथों में, आयुर्वेद में लिखा है कि ऋतभुक भूख और मितभुक, हम ऋतु के अनुसार खाएं। जिस वायुमंडल में जो जिसका जहां जन्म होता है, उस वायु में जो पैदा होता है वो चीज खाई जाए। एक उदाहरण मैं ये देती हूँ। दूसरा, जमीन जो होती है, आप देखोगे कच्ची जमीन को आजकल तो सबने टाइल्स लगा लिए, घरों में पक्के मकान फर्श कर लिए हैं, लेकिन कच्ची जमीन जो होती है वो सर्दियों में आपको गर्माहट देती है और में ठंडी हो जाती है।
जबकि टाइल्स और फर्श जो आज बने हैं वो सर्दियों में और ठंडे होते हैं और गर्मियों में और तपते हैं। यानी कि हमने प्रकृति के नियम को तोड़ा, अपना बुद्धि लगाई, अपना विज्ञान लगाया और विनाश को दावत दे दी। ये जो दो बातें हैं, इसके साथ ही मतलब ये जो छोटी छोटी चीजें हमें देखने में, ये भौतिकता को जब तक और हम कितना भी कह ले, चाहे भारत के लोग कह ले, सब संस्थान संगठन मिलके कोशिश कर ले, कोई भी इस बीमारी से, समस्या से आज संसार को मुक्त नहीं कर सकता। केवल प्रकृति ही कर सकती है। जैसे कोरोना का वायरस आया था, उसने ऐसी लगाम लगाई थी कि लोग मतलब ना चाहते हुए भी मजबूर हो गए थे। तो प्रकृति हमको सुधार सकती है, मुझे जो लगता है। लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जागे, जागरूक हों, आगे बढ़े, अच्छे के लिए प्रयास करें। ये हमको करना चाहिए। पर मुझे जो समाधान के तौर पे लगता है, केवल प्रकृति ही सुधार सकती है मनुष्य की बुद्धि को और उसके क्रियाकलापों को। जी या मेरी बिल्कुल, बात एसी पूरी भी इसी कैटेगरी में है। एसी की आदत भी, लत जो हमने डाली है, वह बहुत गलत है। हेलो। जी बताइए आदरणीय। हेलो। इसमें मनीता जी तो ठीक बताइए, मगर उसमें मैं उनका एक वाक्य को थोड़ा संशोधित करना चाहूंगा, है ना। जी अभी जी नीता जी बताया कि ठंडा के दिन में गर्म पानी निकलता है और गर्मी के दिन में ठंडा पानी निकलता है। जस्ट हमें फील होता है, ऐसी स्थिति नहीं है। साइंसियल जो है, अंदर जल स्रोत का टेम्परेचर 10 से 15 सेंटीग्रेड होता है और वायुमंडल का टेम्परेचर जो है ठंडा के दिन में चूंकि उससे कम रहता है तो पानी हमें गर्म महसूस होता है। यदि 15 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का टेम्परेचर है और वातावरण का टेम्परेचर जो है अगर 5-7 डिग्री है तो पानी में गर्म महसूस होगा। उसी के अनुपात ठीक उल्टा गर्मी के दिन में वायुमंडल का टेम्परेचर 30 डिग्री है और भूजल का टेम्परेचर, जो जल का टेम्परेचर है बोरवेल वगैरह से निकलते हैं, उसका 10-12-15 डिग्री है तो हमें पानी ठंडा महसूस होगा। तो ये साइंसियल खेल है, इसमें पानी गर्म और ठंडा नहीं होता है। आप चाहें तो गूगल सर्च कर लें या दीगर सोर्सों से उठा लें। धन्यवाद। शरीर के जी अनुकूल होता है पानी, ब्रिजेश भैया, यही बात है। ब्रिजेश भैया, यही एक मिनट सुनिए जी, सुनिए श्रीमान जी। नहीं, आपने जो बात कही है वो साइंस के हिसाब से, लेकिन मैं एक बात आपको बताती हूँ कि यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे लिखा हुआ है। जो बाहर घट रहा है वो उसके अकॉर्डिंग अंदर घट रहा है। ये अध्ययन का और रिसर्च का विषय है। और एक बहुत जरूरी बात जो मैं कहना भूल गई थी, वो मैं ये बता रही हूँ। देखिए, आज जहां भी आप जाएंगे, हर गांव, गली, मोहल्ले, शहर, रोड, जमीन और गलियां सब पक्के हो चुके हैं, जिसकी वजह से जितना भी बारिश का पानी होता है, जो घरों के आंगनों में स्टोर होता था, गलियों में स्टोर होता था, कहीं भी जमीन जो है पानी को सोख नहीं रही है। और वो पानी सारा शहर के, गांव के बाहर जाता है, जो बाढ़ का आज एक असंतुलन का कारण। ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कोई और साथी के बताएं। कारण कुछ जगह तो पानी अधिक इकट्ठा, कुछ जगह सूखा है। तो इससे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान, गर्मी बढ़ रही है। तो इस तरीके से सब बिगड़ रहा है सिस्टम, भौतिकता के कारण। जी ठीक है, समय कम है, किसी साथी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न रख सकते हैं। ज्ञानेंद्र जी, आपको कुछ रखना तो नहीं है ना? या वैद्यराज जी, कोई प्रश्न हो तो बता सकते हैं। ठीक है, परिस्थिति वो जी सब सब विकसित कर देगा, मनुष्य को सहने की आदत डाल देगा। ये धरती आग का गोला बन जाएगी तो भी सहना सीख जाएगा, उससे को जीना सीख जाएगा। उसमें एक धीरे 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 उसकी परिस्थितियां उसको, उसका शरीर उसी के अनुकूल हो जाएगा। ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग उसके अनुकूल ढल चुके हैं, गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग उसके अनुकूल ढल चुके हैं। धरती के पर्यावरण की जो चिंता करते हैं, पर्यावरण कांड की ज्यादा चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय सिर्फ है जो बाबा जी ने बताया, माइंड वार्मिंग। जी ठीक है, कल का विषय जो है वो रहेगा, हम लोग जस्टिस गवई का जो स्टेटमेंट आया है भगवान विष्णु को लेकर के, कल हम लोग उस पर चर्चा रखेंगे कि न्यायपालिका की जो दिशा है, क्या वो
किसी पूर्वाग्रह से, किसी विचार से, या किसी से प्रतिबद्ध होकर के अपनी बात को इस तरह से कह रहे हैं। न्यायपालिका लगातार एक ही वर्ग को टारगेट करने का प्रयास कर रही है, तो न्यायपालिका में बैठे हुए व्यक्ति की क्या भूमिका होनी चाहिए, उस पर हम लोग जो है कल चर्चा करेंगे। आज की चर्चा को हम लोग समाप्त कर सकते हैं।